नमस्कार आप सभी लोगों का। और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे कि मन बहुत ही भावनाओं से भर गया है। और आज मैंने निर्णय लिया कि आपकी कथा नटी मोहन राकेश का जो एक अमर उनका नाटक है आषाढ़ का पहला दिन या आषाढ़ का एक दिन। देखिए ना, मैंने कहा ना भाव विभोर हो गई हूँ तो नाम भी गलत पढ़ रही हूँ। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का ये जो नाटक है, इसके पहले अंक के कुछ हिस्से मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। कोई आ गया है उनको बहुत बहुत नमस्कार। और अब यह नाटक देख लीजिए, हरा है सब और आषाढ़ का पहला दिन है। और भूलिएगा मत, ना तो डॉक्टर सुमन के केसरी पेज को फॉलो करने के में, और ना ही मेरा जो YouTube चैनल है कहूँ एक प्रसंग, उसे भी फॉलो करें कृपया। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ, ऐसी धारासार वर्षा। दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो, देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती वकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है, तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए। तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं भीगती तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिराए थे, मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती चली गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था, बहुत ही ज्यादा अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी कि उसे अपने भीतर भर लूं, आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना तो पानी इन वस्त्रों ने पी लिया है। शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। माँ, आज की वे क्षण मैं कभी भूल नहीं सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी किया ही नहीं। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि यह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हो मैं काम कर रही हूं। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। मैं तुम्हें काम ना करने दूंगी, मुझसे बातें करो ना। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूं, या कहो कि तुम बहुत थक गई हो और शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर में दुकेली ही कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते हुए क्या अकेली नहीं होती मैं तुम्हें काम ना करने दूंगी। मेरे घर में रहते हुए भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो मुझे बताओ तो इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, पहले तुम बताओ।
और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं तुमसे बात ना करूंगी। अरे तुम तो रो रही हो। माँ, माँ क्यों रो रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। अरे माँ, ये कौन लोग हैं? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो कैसे घोड़ों पर दौड़े चले जा रहे हैं। जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी ना, तभी भी ये आकृतियां यहीं घूम रही थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? जाने किस लिए आए हैं, मुझे क्या मालूम। माँ, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम रो क्यों रही थी? अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहां मैंने उसे भेजा था। किंतु मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो कि मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? नहीं, मैं तो यह देख रही हूं कि तुम्हारी ही बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूं कि मुझे कोई अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही मां। तुम ना कहो, मैं कह रही हूं। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद भी तो नहीं सहा जाता। मैं जानती हूं मां, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूं, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल, अनश्वर। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। भावना में भावना का वर्णन। मैं पूछती हूँ, क्या होता है यह? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। माँ, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है। उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसको उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। कालिदास का आगमन। हम जिएंगे हरिंशावर, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है ना, तो क्या हुआ? कोमल शरीर पीड़ा सह सकते हैं, आप भी पीड़ा सह लेंगे। एक बाण प्राण ले सकता है तो मेरी उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे हरिंशावर। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे ना। यह आहत हरिंशावर यहाँ
ऐसा कौन व्यक्ति है कालिदास जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहां भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, किंतु हम उससे पहले थोड़ा सा दूध पी लेंगे। थोड़ा सा दूध पीना है ना मल्लिका? थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मां ने दूध हटा के रखा है, देखती हूं। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर आते देखा है। पता है, मां कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। कितना रोमांच था ना वहां। यहां देखा तो राज्य के कर्मचारी। सुनो, मां आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बांध छोड़ते कैसे बना। यह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मां की सी आंखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। क्यों मल्लिके? सच, आज मां बहुत रुष्ट है। मां को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। मां को अपवाद की बहुत चिंता है कालिदास। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। हम दूध नहीं पिएंगे। ऐसा हठ हम नहीं करेंगे। दूध तो हम अवश्य पिएंगे। ऐसे ऐसे दंतुल का आगमन। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहिए, है ना? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे वाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहां का निवासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर यह बात नहीं कह रहा। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाने में लज्जा नहीं आ रही? क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं आप, मेरे बाण से आहत हुआ है। इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दें। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी नहीं मानते। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ मुझे। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख तो रही हो मां। हाँ, देख रही हूं, इसीलिए तो कह रही हूं।
तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है। संभवतः ठहरो राजपुरुष। हरिण शावक के लिए हट मत करो, ठहर जाओ। कहा ना उन्होंने, ठहर जाओ। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहां आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे तुरंत जाकर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना मां कहाँ हो? तुमने सुना? कालिदास को राज्य राजकवि का आसन देना चाहता है। मां, तुमने सुना? ऋतुसंहार को राजा भी जानते हैं। वे स्वयं कवि का सम्मान करना चाहते हैं। कैसी सुख की बात है। आषाढ़ का यह पहला दिन कितने सुखद संवाद लेकर आया है। वाह मां, सुनो तो। यह पहले अध्याय का पहले भाग का थोड़ा सा हिस्सा था। अगर आपको रुचेगा तो अगले सप्ताह भी मैं इसी के आगे पाठ करूंगी। मुझे फॉलो करना और YouTube को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।